स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आइए, उठिए, जागिए और अध्ययन में जुट जाइए, क्योंकि ये शिक्षा ही सबसे आपके जीवन का प्रमुख उद्देश्य है। और प्यारे बच्चों, पूर्व में हमारे द्वारा जितने भी पाठ पढ़ाए गए हैं, जैसे कि हिंदी गद्य में डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जो हमने जीवन परिचय और उनकी रचनाएं, उनका साहित्यिक परिचय और उनकी भाषा शैली पर हमने प्रकाश डाला था। इसी के बाद अब हम आपको बता रहे थे, उनसे पाठ पर आधारित प्रश्न आते हैं, जो एक पैराग्राफ दिया जाता है और उस पैराग्राफ पे मतलब प्रश्न और प्रश्न के उत्तर देने होते हैं। चलिए, आज आपका मैं संस्कृत और हिंदी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं डीलाल, लेक्चरर, जीआरबी इंटर कॉलेज राठ, हमीरपुर। और आज आपको प्यारे बच्चों हिंदी क्लास 12th में खंड का गद्य भाग, जो राष्ट्र का स्वरूप पाठ 1 है, राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ है और इस पाठ के लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। इस पाठ से संबंधित ये तीसरी वीडियो आज आपको के माध्यम से आज आपको पढ़ाया जा रहा है। आप देख रहे होंगे, ये तीसरे पार्ट में जो पाठ पर आधारित प्रश्न हैं, उन पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर हमको गद्यांश को पढ़ करके इसी गद्यांश से प्रश्न के उत्तर आपको देना है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। वास्तव में पृथ्वी पर चाहे नदी हो, चाहे तालाब हो, चाहे पर्वत हो, चाहे समतल मैदान हो, चाहे झरने हो, सभी पर सभी जाति धर्म के लोगों का एक समान अधिकार है। वहाँ पर किसी जाति धर्म के लिए अलग अलग धाराएं, अलग अलग वन और अलग अलग कोई पहाड़ पर्वत पर जाने की ऐसी कोई व्यवस्था या हमारी पृथ्वी ऐसा कोई भेदभाव नहीं करती है। समन्वय का मार्ग से सबको भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार प्रदान करती है, अर्थात सभी के साथ समानता का व्यवहार करती है। किसी भी जन को पीछे छोड़ कर के राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है। ये बहुत अच्छा एक वाक्य डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लिखा कि किसी भी जन को राष्ट्र में, यदि अभी देखिए स्वामी विवेकानंद जी ने भी लिखा था कि हमारे देश का यदि एक कुत्ता भी भूखा रह जाता है तो हमारी उन्नति पर कहीं न कहीं खेद है और कहीं न कहीं कमी है। तो यहाँ पर भी दिया कि किसी जन को पीछे छोड़ करके राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है, अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुधि हमें लेनी होगी और राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है तो पूरा राष्ट्र, समग्र राष्ट्र का स्वस्थ उतने अंश में असमर्थ रहेगा। इस प्रकार समग्र राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। ये आपका पैराग्राफ था। अब पैराग्राफ के आधारित पर कुछ आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। ये उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ सहित संदर्भ लिखना है और रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्र के प्रत्येक अंग की हमें सुध क्यों लेनी होगी? समस्त देशवासियों को एक जैसी भावना से क्यों ओतप्रोत होना चाहिए? और पांचवा प्रश्न है, इस पृथ्वी पर सबको एक समान अधिकार किस दृष्टि से प्राप्त है? तो आइए हम अब सबसे पहले पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। ये आपका 2 अंक इसमें प्राप्त होंगे और फिर रेखांकित अंश की व्याख्या 1 नंबर और 2 नंबर का 2-2 4 हो गए। और फिर राष्ट्र के प्रत्येक, देखिए तीसरा, चौथा और पांचवा, ये तीनों प्रश्न 1-1 नंबर के हैं। इस प्रकार से ये पूरा जो गद्यांश और गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न है, ये 7 नंबर का आपको पेपर में आता है, इसलिए बड़ी सावधानी से इसको उत्तर देने होंगे। गद्यांश आप कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश
ये संदर्भ, जैसे संदर्भ को लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य के हिंदी गद्य की राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता या इसके लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, उत्तर भी हमने यहाँ पर दिया है, देख लीजिएगा। पहले प्रश्न का उत्तर है, प्रस्तुत गद्यांश श्री वासुदेव अग्रवाल जी द्वारा रचित एक भाव प्रधान निबंध है। कैसा निबंध है? भाव प्रधान निबंध राष्ट्र का स्वरूप से अवतरित है। चलिए, अब ये दूसरा प्रश्न पूछा गया, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में आप कैसे करेंगे? ये आपको दिया है, राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार हो और निर्बलता का निवास हो है तो पूरा समग्र राष्ट्र का स्वस्थ उतने अंश में असमर्थ रहेगा। इसकी हमें व्याख्या करनी है। तो व्याख्या करने के लिए प्यारे बच्चों, आपको स्वयं से भी करना चाहिए और व्याख्या अपनी भाषा शैली में करना है। इसके लिए आपको कठिनाई का अनुभव नहीं करना चाहिए। और देखिएगा, ये दिया है जैसे कि किसी भी जन क्या होता है? किसी भी राष्ट्र में निवास करने वाले लोग ही जन कहलाते हैं। और जन में किसी भी राष्ट्र में एक ही समाज के, एक ही वर्ग के, एक ही जाति के, एक ही धर्म के मानने वाले लोग नहीं होते हैं। भिन्न भिन्न संस्कृति के मानने वाले लोग होते हैं, भिन्न भिन्न जाति धर्म के लोग होते हैं और भिन्न भिन्न अवस्थाओं के लोग होते हैं। इसलिए हमें प्रत्येक राष्ट्र की उन्नति करने के लिए या राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए हमें सबसे पहले सभी राष्ट्र में निवास करने वाले सभी जाति, धर्म, संप्रदाय और सभी उम्र के लोगों के लिए एक समान अवसर देना चाहिए, उनको आगे बढ़ने के लिए। और उनका सभी स्वस्थ रहेंगे, सभी उन्नति करेंगे तो निश्चय हमारा राष्ट्र स्वस्थ रहेगा। और लेखक का मानना है ये है कि राष्ट्र के प्रत्येक अंग की हमें शुद्ध लेनी होगी। वास्तव में हमारे जैसे सरकारें, भारत सरकार भी कर रही है कि किसी भी जाति, धर्म, वर्ग विशेष और किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी अवस्था का हो, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे युवा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, सभी के लिए, और यहाँ तक कि सभी प्राणियों के लिए, यहाँ वन संरक्षण के लिए भी बात आती है। तो चाहे वो सभी प्राणियों के लिए वो मतलब उनको समृद्धशाली, उनको आगे बढ़ने का और उन्हें स्वस्थ रखने का समान अवसर प्रदान कर रही है। और यदि उसमें से कोई एक जाति, कोई एक धर्म, कोई एक संप्रदाय, कोई एक संस्कृति के लोग यदि विकसित नहीं कर रहे हैं या पूरी तरह से वो उन्नति नहीं कर रहे हैं या स्वस्थ नहीं है, तो हमारा उतना अंग, कहने का मतलब राष्ट्र के सभी अंग हैं और राष्ट्र का उस अंग, उतना वो हिस्सा हमारा स्वस्थ नहीं रहेगा, अर्थात वह पूरी तरह से उन्नति करने में आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए कहा गया है कि ये शरीर के राष्ट्र, जैसे कि आप देख रहे होंगे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और जितने भाग में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है उतने भाग में तो दिन होता है, और जिस भाग में सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है उसमें अंधकार होता है, अर्थात रात्रि हो जाती है। तो उसी प्रकार राष्ट्र के शरीर के जिस भाग में यदि अंधकार है, निर्बलता है, अर्थात कमजोर है, पूरी तरह से प्रकाश नहीं हुआ है, तो निश्चय ही हमारा पूरा राष्ट्र स्वस्थ नहीं है। उतने अंश में वो कमजोर जर्जर रहेगा और उतना वो अंधकार में रहेगा। इसलिए संपूर्ण अंग के, अर्थात राष्ट्र में निवास करने वाले सभी जन और सभी प्राणियों के लिए समान अवसर, और सभी को हमें शुद्ध लेनी होगी, सभी को हमें ध्यान देना होगा, सभी को हमें उनके स्वस्थ रहने के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान करना होगा। इसलिए इस रेखांकित अंश की ये व्याख्या हो चुकी है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, प्यारे बच्चों देख रहे होंगे, तीसरा प्रश्न है, राष्ट्र के प्रत्येक अंग की हमें शुद्ध क्यों लेनी होगी? तो राष्ट्र, देखिए, राष्ट्र के प्रत्येक अंग और उन अंग की हमें शुद्ध लेनी होगी। और राष्ट्र का प्रत्येक अंग, राष्ट्र, किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए 3 अंग प्रमुख डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल जी ने बताए हैं। नंबर 1 पे बताया उन्होंने पृथ्वी, नंबर 2 पे बताया उन्होंने जन, और तीसरा नंबर पे बताया संस्कृति। तो इसलिए
यहाँ पर लेखक का तात्पर्य ये है कि राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध लेनी होगी, अर्थात सभी को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा और उन्हें आगे बढ़ने के लिए, उन्हें विकसित होने के लिए अवसर प्रदान करना होगा। देखिए, समस्त देशवासियों को एक जैसी भावना से, ये तीसरे प्रश्न का जैसे दिया है, राष्ट्र के किसी जन को पीछे छोड़ करके राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है, इसलिए राष्ट्र के प्रत्येक अंग की हमें सुध लेनी होगी, अर्थात उसे याद रखना होगा, हमें आगे बढ़ने का सभी को समान अवसर देना होगा। ये आपका तीसरा प्रश्न का उत्तर हो गया। अब चौथा प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पर, समस्त देशवासियों को एक जैसी भावना से क्यों ओतप्रोत होना चाहिए। बिल्कुल सही है बात है, आप इसका उत्तर देखेंगे इसमें, ये दिया है समस्त देशवासी, जितने भी राष्ट्र के निवास करने वाले लोग हैं, उन सभी के अंदर एक जैसी भावना एक होना चाहिए, क्योंकि दिया गया है कि इस पृथ्वी पर निवास करने वाले जिस प्रकार से पृथ्वी सभी जातियों, धर्म और संप्रदाय के लोगों के लिए उन्नति के समान अवसर, अर्थात प्राकृतिक संसाधन, चाहे वो धूप हो, वर्षा हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, चाहे हवा हो, चाहे पानी हो, ये सभी को समान रूप से प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से सभी को सभी जन, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय का क्यों न हो, उन सभी को बराबर उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। तो यहाँ पर चौथे प्रश्न आप देख सकते होंगे कि समस्त देशवासियों को एक जैसी भावना से क्यों ओतप्रोत होना चाहिए। तो ये दिया चौथे प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, समस्त देशवासियों को एक जैसी भावना से ओतप्रोत होने के कारण ही राष्ट्र की प्रगति हो सकती है, अर्थात राष्ट्र की उन्नति हो सकती है। और सच्चे अर्थों में राष्ट्र तभी कहा जाएगा जब सभी को देशवासियों के अंदर एक जैसी भावना होगी। पांचवा प्रश्न आप देख रहे हैं, पांचवें प्रश्न में दिया गया है, इस पृथ्वी पर सबको एक समान अधिकार किस दृष्टि से प्राप्त है। तो आप यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि इस पृथ्वी पर सबको एक समान अधिकार किस दृष्टि से प्राप्त है। तो इसी प्रश्न देखिए, जो आपने पैराग्राफ पढ़ा है, इसी में स्पष्ट दिया कि एक जैसा, सबको एक जैसा अधिकार किस दृष्टि से प्राप्त है। तो यहाँ पर दिया ना, समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने की दृष्टि से सबको एक जैसा अधिकार प्राप्त है। और इसी को उत्तर दिया कि इस पृथ्वी पर सबको एक समान अधिकार, समन्वय माने होता है निष्पक्ष, अर्थात सभी लोग को बराबर या समरसता के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति की दृष्टि से प्राप्त है। तो ये आप देख चुके कि जो पैराग्राफ दिया गया है, उसी पैराग्राफ में, उसी अनुच्छेद में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इसमें दिए हुए हैं, और उसी अनुच्छेद से पढ़ करके हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो अब इसके बाद अंगा के बाद आपका च नंबर आ जाता है, ये अनुच्छेद दिया गया है, और इस अनुच्छेद को भी हम पढ़ेंगे, और इसमें भी आपके 5 प्रश्न दिए गए हैं, और ये भी आपका पेपर में 7 नंबर के लिए आता है। तो बहुत ध्यान से पहले इस अनुच्छेद को हम पढ़ेंगे, एक बार 2 बार आप इसको पढ़ें और तब जाकर के इन प्रश्नों के उत्तर दें, जल्दबाजी ना करें। पहले देखिएगा, जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष, देखिए जिस प्रकार से अनेक लताएं जंगल में होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वृक्ष होते हैं, वनस्पतियां होती हैं, अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी, अर्थात बिना एक दूसरे को नीचा दिखाते हुए, छेड़छाड़ किए हुए अविरोधी स्थिति को प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर के राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में जाकर समुद्र में मिल जाते हैं और एक रूपता को प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं, और समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। अब आप आइए, इसके आपने पढ़ लिया होगा, और देखिए इसके प्रश्न कैसे पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, जंगल और राष्ट्रीय जन में क्या समानता है। तो जंगल और राष्ट्रीय जन में क्या समानता है, इस पर आप प्रकाश डालेंगे, प्रश्न का उत्तर देंगे। तो उत्तर आपको यहीं से मिलेंगे, जैसे जंगल और राष्ट्रीय जन में कैसी समानता है। देखिए यहाँ उदाहरण दिया गया है, जंगल में जिस प्रकार अनेक लताएं, वृक्ष और वनस्पतियां अपने अदम्य भाव से उठते हुए
पारस्परिक मिलन से अर्थात सम्मिलित रूप से अविरोधी स्थिति को प्राप्त करते हैं, अर्थात समानता को प्राप्त करते हैं। इसमें देखिए उत्तर भी हमने इसका नोट किया है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे नीचे इसके उत्तर उल्लिखित किए गए हैं कि पहले प्रश्न का उत्तर है जंगल और राष्ट्रीय जन में पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी संस्कृति की समानता है। तो क्या समानता है आपको बताना है, अविरोधी संस्कृति की समानता है या पारस्परिक मिलन से अविरोधी संस्कृति की समानता है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया आपसे कि विभिन्न संस्कृतियों के मिलन की तुलना किससे की गई है। विभिन्न संस्कृतियों की मिलन की तुलना किससे की गई है। तो यहाँ पर आपका उत्तर देना होगा विभिन्न संस्कृतियों की मिलन की तुलना। अब जिस प्रकार से यहाँ जंगल है और जंगल में अनेक पेड़ हैं, पौधे हैं, लताएं हैं, वृक्ष हैं, ये वनस्पतियां हैं, सभी बिना एक दूसरे पर बाधा डालते हुए निरंतर उन्नति की ओर आगे की ओर विकसित होती हैं, पुष्पित पल्लवित होती हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर इसका उत्तर ये आप यहाँ पर नोट करेंगे। उत्तर है विभिन्न संस्कृतियों के मिलन की तुलना जंगल में लता वृक्ष और वनस्पतियों के अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से की गई है। तो प्रश्न आपसे पूछा गया था कि तुलना किससे की गई है। तो तुलना यहाँ पर दी गई है कि लता वृक्ष, जंगल में लताएं हैं, वृक्ष हैं और वनस्पतियों के अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से की गई है। चलिए तीसरा प्रश्न आप यहाँ पर पढ़ेंगे कि अदम्य और अविरोधी शब्द का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ बताइएगा। ये भी आपका 1 नंबर का है और इसमें अदम्य मानी क्या होता है, यहाँ पर हमने दिया, उत्तर भी दिया गया है कि अदम्य का अर्थ प्रबल या प्रचंड होता है, ताकतवर या मजबूत या शक्त होता है। ये प्रबल शक्तिमान जिसे कहते हैं और ना दबने वाला भी कहते हैं। अदम्य माने जिसको जो ना दबने वाला हो, जिसको दबाया न जा सके, उसे अदम्य कहा गया है। और अविरोधी माने होता विरोध ना करने वाला, अर्थात साथ मिलकर रहने वाला या साथ मिलकर रहने वाले। वास्तव में जैसे पेड़ जंगल में केवल एक ही वृक्ष, एक ही प्रजाति के वृक्ष नहीं, उसमें नाना प्रकार की वनस्पतियाँ, नाना प्रकार की लताएं और नाना प्रकार के वृक्ष होते हैं, तब वो जंगल बनता है। इसी प्रकार देश में भी आप देख रहे हैं, किसी भी देश में एक ही जाति धर्म के लोग नहीं होते हैं, उसमें भी नाना प्रकार के जाति धर्म और संप्रदाय और संस्कृतियों के मानने वाले लोग होते हैं। तो पारस्परिक मिलन से निरंतर उन्नति को प्राप्त करते हैं। ये व्याख्या आप देखिएगा, व्याख्या करना है, इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिएगा। प्रश्न आया है तो रेखांकित अंश की व्याख्या में आपको ये रेखांकित अंश क्या है, समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप होता है। अब ये समन्वय युक्त जीवन क्या होता है, ये समन्वय होने होता है आपस में सम्मिलन, अर्थात एक जैसे कि एक दूसरी का पर्यायवाची शब्द के रूप में युक्त किया जाता है कि सामाजिक समरसता होनी चाहिए। जैसे समाज में रहने, ये आप भारतीय समाज में रह रहे हैं और भारत में विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, विभिन्न प्रकार के इसमें संप्रदाय हैं, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां मानने वाले लोग हैं। कोई होली मानता है तो कोई ईद का पर्व मनाता है तो कोई बैसाखी मनाता है। तो सभी संस्कृतियों को लोग मानते हैं और सभी लोग बहुत ही एक दूसरे से मिल करके रहते हैं। ऐसा नहीं है कि दीपावली का त्यौहार है तो केवल एक ही लोग माने, उसमें दूसरे लोग उसका विरोध करें। नहीं, विरोध नहीं करते हैं और सभी लोग एक दूसरे की संस्कृति का, एक दूसरे के पर्व का, एक दूसरे की भाषा का, एक दूसरे के पहनावे का सम्मान करते हैं। और यही उनका समन्वय युक्त जो जीवन होता है, इसी से मिल करके हमारा राष्ट्र सुखी और समृद्ध और निरंतर उन्नति को प्राप्त करता है। अगर हमारा राष्ट्र वास्तव में निवास करने वाले, हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में निवास करने वाले लोग यदि आपस में एक दूसरे जाति धर्म संप्रदाय वर्ग भेद और जाति भेद, भाषा भेद और क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद, विभिन्न प्रकार के वादों से पीड़ित होकर के यदि आपस में एक दूसरे का विरोध करेंगे तो निश्चय ही हमारा राष्ट्र उन्नति को प्राप्त नहीं होगा और ना यहाँ पर रहने वाले लोग कभी सुखी और समृद्धशाली हो पाएंगे। निश्चय ही एक दूसरे पर निरंतर हमारा देश अवनति को प्राप्त होगा और अवनति अर्थात निम्नतर स्तर पर गिरता चला जाएगा। इसलिए ठीक ही लेखक ने उल्लेख किया है कि समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है की व्याख्या की। अब इसके बाद आप देख रहे हैं अगला प्रश्न है
उपर्युक्त पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। ये 2 नंबर का प्रश्न है। सबसे पहले आप शीर्षक में क्या बताएँगे? आपका ये दिया गया है शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप, और देखिए इसमें बार-बार ये जंगल में जिस प्रकार लता, वृक्ष, वनस्पति ये कहाँ पाए जाते हैं? जंगल पृथ्वी पर पाए जाते हैं। तो ये पृथ्वी का अंश है, अर्थात राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ है, और उसी में राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ को 3 भागों में बाँटा गया। पहला है भूमि, दूसरा है जन और तीसरा है संस्कृति। तो इन 3 पार्टों में सबसे ये भूमि से लिया गया है, इसलिए शीर्षक में आप लिखेंगे राष्ट्र का स्वरूप विदिन ब्रैकेट आपको भूमि, और इसके लेखक का नाम है डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल जी। तो ये अनुच्छेद आपका पूरा हुआ, और इस गद्यांश पर आधारित आपको प्रश्न बताए गए। इसके बाद अब अगला चा की बात होता है 6 नंबर, और इस 6 नंबर अनुच्छेद आपके सामने प्रस्तुत है। आइए इसका आप अध्ययन करेंगे। देखिए, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां हैं, कितनी निधियां हैं? धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, उनके कारण यह वसुंधरा कहलाती है। अर्थात अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि धरती माता को वसुंधरा क्यों कहा जाता है, तो आप प्रश्न का उत्तर तुरंत जवाब देंगे कि धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी हैं, इसलिए उसे वसुंधरा कहलाती है, ये वसुंधरा कहलाती है। उससे कौन परिचित न होना चाहेगा? लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिल रहा है, और दिन रात बहने वाली ये नदियां ने पहाड़ों को पीस करके अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को, अर्थात पृथ्वी के ऊपरी धरातल को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत ही आवश्यक है, और पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना प्रकार की अनगढ़ नग माने होता है पर्वत, विंध्य की नदियों के प्रवाह से में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव लाते हैं, तब उनकी प्रत्येक घाट से एक नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। वे अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों की रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे छोटे पत्थरों का भी सदा से ही कितना भाग रहा है, इसलिए यह अतएव हमें उनका ज्ञान होना आवश्यक है। ये पूरा अनुच्छेद हुआ, और इस अनुच्छेद से संबंधित हमें प्रश्न पहले देख लेना चाहिए। पहला प्रश्न दिया गया है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, या उक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बताइए। तो गद्यांश का शीर्षक आप संदर्भ आप जान रहे हैं, संदर्भ कैसे लिखेंगे ये हमने उल्लेख भी किया है, और आइए इसका संदर्भ भी आपके लिए प्रस्तुत किया हमने। प्रस्तुत गद्यांश में श्री वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा विरचित भाव प्रधान निबंध राष्ट्र का स्वरूप पृथ्वी से अवतरित है। कहाँ से लिया गया? पृथ्वी से। ये राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ है, और उसी का अंश पृथ्वी से अवतरित है। ये, या आप उसका अथवा करके जो प्रश्न आया है कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बताइए, तो ये उत्तर आपको दिया गया है। पाठ का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप, और भूमि से ये शीर्षक है। दूसरा है लेखक का नाम, तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी लेखक का नाम है, ये डॉक्टर वासुदेव शरण। ये दूसरा प्रश्न का उत्तर हो गया। अब आइए ये तीसरा प्रश्न क्या कहता है। दूसरे प्रश्न में दूसरा प्रश्न पूछते हैं, पूछा गया कि दूसरे प्रश्न में कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या हम मौखिक करेंगे, और आप स्वयं से भी अपनी कापियों पर इसको उतारेंगे और व्याख्या स्वयं से अपनी भाषा शैली में करें। व्याख्या आपको बताई जा रही है, ध्यान से सुनेंगे। देखिए, धरती माता की कोख हो, ये धरती माता क्या, ये पृथ्वी को आप देख रहे हैं, इसको हमने माता की संज्ञा दी है। माता की संज्ञा क्यों दी गई है? आप जान रहे होंगे कि जिस प्रकार से माँ के गर्भ में हम पहले पलते हैं, उसके बाद माँ के गोद में हम पल करके
बड़े होते हैं। माता के स्तन का पान करके हम स्वच्छंद रूप से जिस तरीके से चाहते हैं उसका पान करते हैं और उसकी गोद में खेलते हैं, आगे बढ़ते हैं। माँ निरंतर हमें शिक्षा प्रदान करती है। उसी प्रकार से ये पृथ्वी है, पृथ्वी माँ की कोख में अमूल्य निधियाँ हैं। हीरा देखिएगा, हीरा है, तांबा है, जस्ता है, सोना है, तेल है, खनिज संपदा है। ये सभी कहाँ से प्राप्त होते हैं? पृथ्वी के गर्भ में पल रहे हैं। और आज से नहीं, करोड़ों वर्षों से ये पृथ्वी के गर्भ में जैसे आप हीरा नाम लेते हैं, हीरा और सोना, ये भी पत्थर के रूप में पृथ्वी के अंदर कितनी गहराइयों में पाया जा रहा है। तो पृथ्वी के गर्भ में अमूल्य निधियाँ हैं, चाहे सोना, तांबा, जस्ता और माणिक के जितनी भी कीमती धातुएँ हैं, ये सभी पृथ्वी के गर्भ में, यहाँ तक कि पेट्रोलियम और ये अन्य खनिज पदार्थ जैसे अभ्रक है, ये भी सब इसी में पाया जाता है। जिसके कारण अर्थात इन सभी धातुओं से जितनी भी अमूल्य धातुएँ सभी पृथ्वी के गर्भ में है, इसलिए इसका नाम वसुंधरा है। वसु वसुंधरा, ये आपको वसुक जो थे इनके नाम से भी इस पृथ्वी का नाम वसुंधरा कहलाती है। और अब देखिए, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। ये सही है कि हमें यदि उन्नति करना है, वास्तव में अपने देश से प्रेम करना है, अब अगर परिचित नहीं होंगे तो एक जौहरी जैसे होता है, तो जौहरी ही जानता है कि हीरा ये पड़ा हुआ है, अन्यथा साधारण आदमी तो हीरे पर ठोकर मार करके और आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जब जौहरी देख लेता है, अरे ये तो हीरा पड़ा है, उसकी कीमत को वो जानता है, क्योंकि वो पहले से पहचानता है। इसलिए हमें हीरा क्या है, पन्ना क्या है, कोयला क्या है, सोना क्या है, कहाँ पैदा होता है, किस मिट्टी में कौन-कौन से खनिज तत्व पाए जाते हैं और कौन-कौन सी फसलें इसमें अच्छी पैदा होंगी, इस बात का हमें ज्ञान होना चाहिए। अर्थात हर बुद्धिमान आदमी को या हर विद्वान पर्सन को इसकी जानकारी होना चाहिए कि लाखों करोड़ों वर्षों में ये जो पृथ्वी का ऊपरी धरातल का स्वरूप है या इसके अंदर गर्भ में पलने वाले नाना प्रकार की जो धातुएं हैं, वो एक दिन में इसका निर्माण नहीं हुआ। ये पृथ्वी लाखों करोड़ों वर्षों से, यहाँ तक कि अरबों वर्ष पहले इस पृथ्वी की गर्भ में जो हलचलें हुई और उस पृथ्वी के नीचे वनस्पतियाँ दफन हुई और उससे प्राणी भी दफन हुए, उससे तेल और उन्हीं से खनिज संपदाएँ बनी। तो लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। अर्थात वो पोषण माने पली हुई है और उसी से धीरे-धीरे आगे विकसित हुई, बढ़ रही हैं। दिन ये आपका इतने अंश का व्याख्या हुई और नीचे एक छोटी लाइन पंक्ति और दी गई है कि घाट से नई शोभा और सुंदरता फूटती है, वे अनमोल हो जाते हैं। अर्थात देखिए, ये नदियों का जो स्वरूप है, आज जो नदियाँ देख रहे हैं, ये नदियाँ एक दिन में नहीं बनी हैं। कैसे पर्वतों, पहाड़ों पर घोर बारिश हुई और वहाँ से जो पानी की धारा बह निकली, धीरे-धीरे वो नदियाँ उनकी कटाव करती गईं और धाराएँ बनाती गईं, नदियाँ चौड़ी होती गईं, पर्वतों के बड़े-बड़े विशालकाय पत्थर पानी के साथ एक-दूसरे टकराते हुए, ये चूरा बनाते हुए पृथ्वी की देह को नदियों ने इन मिट्टियों को बहा करके और समतल, यहाँ जिसे आप जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, सब जगह बिछा दिया और उसमें हमारी बहुत उत्तम किस्म की ये मिट्टी, उसमें वनस्पतियाँ भी सड़ी गलीं और उसके अंदर जब बिछाया पृथ्वी के ऊपरी धरातल पर जब वो बिछ गई, तो वही समतल भाग में हम खेती करते हैं, कृषि के लिए उपयोगी होती है। और इस प्रकार से ये बताया गया कि जो आज सुंदर नदियों का स्वरूप आप देख रहे हैं, वे एक दिन में नहीं, करोड़ों वर्षों से ये पृथ्वी बहने वाली जो धाराएँ हैं, धीरे-धीरे करके ये सुंदर स्वरूप प्राप्त हुआ है। उनके किनारे खड़े हुए सुंदर वृक्ष और जो नए-नए घाट जो बने, इनकी जो एक देखने में जो हमें अप्रतिम सुंदर प्रतीत हो रहे हैं, हमें आनंद प्रदान हो रहे हैं। हमारा मन मस्तिष्क को आनंदित हो जाता है उस सुंदर दृश्य को देख कर के। वास्तव में वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही अनमोल है। वो अनमोल बहुत ही कीमती है। जब आप उदास होते हैं, कितना सुंदर फूल हैं, कितने सुंदर ये बाग बगीचे हैं, इन दृश्यों को देख कर के आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है। जबकि आप घर में रह कर के कितना आपका
झंझटों से और इस दुर्गम जीवन यात्रा में कितनी आपको झंझावात होते हैं, उसमें जब उदासी होती है तो इन सुंदर दृश्यों को देख कर के आपका मन प्रफुल्लित होता है। ये आपके जीवन की बहुत ही अमूल्य निधियाँ हैं। तो इस तरह से इसकी व्याख्या आपने की। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, धरती माँ को वसुंधरा क्यों कहते हैं? पहली ही लाइन में इसका उत्तर दिया गया है कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं, इसी के कारण वह वसुंधरा कहलाती है। और यही हमने उत्तर फिर यहाँ दिया कि धरती माता की कोख से अमूल्य निधियाँ भरी है। धरती माता की कोख में अमूल्य निधियाँ भरी हैं, इसीलिए इसे वसुंधरा कहते हैं। ये तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। और यहाँ पर चौथा प्रश्न आप देख रहे होंगे कि किसने पृथ्वी की देह को सजाया है? तो पृथ्वी की देह को किसी मानव ने ही नहीं, बल्कि पृथ्वी की देह को सबसे पहले दिन रात बहने वाली, देखिए यहाँ पर दिया गया ना, ये दिन रात बहने वाली नदियों ने इसकी पृथ्वी की देह को सजाया है। ये आप देख रहे हैं ना, ये नदियों ने पहाड़ों को पीस करके अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। लेकिन प्रश्न क्या पूछा गया है? किसने सजाया है, किसके द्वारा सजाया है, नहीं किसने, और ये भी नहीं कहा गया कैसे सजाया है। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या, किसने सजाया है? तो आप यहाँ पर क्या देंगे उत्तर कि पृथ्वी की देह को, हाँ, किसने पृथ्वी की देह को सजाया है? तो आप यहाँ पर बताएं कि दिन रात बहने वाली नदियों ने पृथ्वी की देह को, ये मिसप्रिंट आया है, देह हो गया है, जबकि यहाँ पर देह है, आपको पीडीएफ में सही कर दिया जाएगा। पृथ्वी की देह को सजाया है। और इसके बाद पांचवा प्रश्न आप देख रहे होंगे, आर्थिक विकास के लिए क्या आवश्यक है? बहुत अच्छा प्रश्न किया गया है। तो इसमें लेखक ने आपको बताया है कि हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय, अभ्युदय माने होता है विकास या उन्नति के लिए इन सबकी जांच पड़ताल अत्यंत ही आवश्यक है। यही इस प्रश्न का उत्तर होगा, आपको इंडिकेट किया गया। आइए देखिए, इसका उत्तर भी दिया है कि आर्थिक विकास के लिए पृथ्वी के गर्भ से पोषित, मिसप्रिंट, पोषित अमूल्य निधियों द्वारा, अमूल्य निधियों, नदियों और पहाड़ों की जांच पड़ताल करना अत्यंत ही आवश्यक है। ये पांचवा प्रश्न का उत्तर हो गया। अब छठा प्रश्न देखिएगा, अमूल्य निधियां कहाँ भरी हुई हैं? बहुत सरल प्रश्न पूछा गया है, घबराइएगा नहीं, इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए और इनका उत्तर भी इसी पैराग्राफ में। देखिए ये पूछा गया अमूल्य निधियां कहाँ भरी हैं, तो अमूल्य निधियां कहीं लाकर के अंदर नहीं है। अमूल्य निधियां आपको सबसे पहले बताना है कि अमूल्य निधियां पृथ्वी माता की कोख में भरी है। कहाँ भरी है? इस धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी हुई है। यही इसका उत्तर है, पहली लाइन में है। तो आपने इसमें लिखा कि अमूल्य निधियां पृथ्वी की कोख अर्थात गर्भ में भरी है। तो ये आपका 6 नंबर जो अनुच्छेद है, इससे संबंधित अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न पूरे हुए हैं। अब अगला अनुच्छेद है, आप देख रहे होंगे, 4 नंबर हमने आपके लिए दिया। ये सभी अनुच्छेद इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दिए गए हैं, इन्हीं को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर आप जब निरंतर देते रहेंगे तो आपको अभ्यास होगा। और इसी अभ्यास के कारण ही कहा गया है संस्कृत में, अभ्यासेन विद्या वर्धते, अर्थात निरंतर अभ्यास करते रहने से विद्या बढ़ती है। तो हमें प्रश्न हल करते रहेंगे इसी तरह से, तो हमारे लिए कितना भी कहीं से भी आएगा तो पाठ्यक्रम से ही। तो इस पाठ्यक्रम के प्रश्न जब आप हल कर लेंगे तो निश्चय ही आपको लिए परीक्षा बहुत ही सरल और होगी, और आपके लिए बिल्कुल आसान प्रश्न उत्तर, जो प्रश्न मिलेंगे वो उनके उत्तर बहुत आसान लगेंगे। आइए अनुच्छेद पढ़ते हैं। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। कौन कौन अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं? तो आप इससे प्रश्न करेंगे तो आपको पता चलेगा। राष्ट्रीय जन कैसे? साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में ये राष्ट्रीय जन लोग अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। इसके बाद आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वो इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूपों की दृष्टि से संस्कृति के
ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें भी एक सूत्रता है या समरसता है या एक जैसी ही है। जो व्यक्ति सहृदय है, वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। सरल हृदय का होना चाहिए। इस प्रकार की उदारता भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वस्थकर है, अर्थात राष्ट्र को स्वस्थ निर्माण में, राष्ट्र को उन्नति की ओर ले जाने के लिए, विकसित करने के लिए सभी जनों में सभी संप्रदाय, सभी संस्कृतियों का सम्मान करना होगा। और आइए इस पाठ पर आधारित आपके कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को पहले पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ सभी अनुच्छेदों में आपको बताया गया है, इसलिए इसका संदर्भ भी वही होगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता या इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। या आप इसका दूसरी तरह से थोड़ा सा भाषा शैली में आपको बताया कि सभी को संदर्भ लिखने का थोड़ा सा भिन्न भिन्न मतलब रूपों में करेंगे, लेकिन उसके जो शीर्षक है, उसका जो लेखक है, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर लिखा गया कि प्रस्तुत गद्यांश श्री वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा विरचित भाव प्रधान निबंध राष्ट्र का स्वरूप अर्थात पृथ्वी से अवतरित है। ये संदर्भ हो गया। तो दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आइए, रेखांकित अंश क्या है, यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है वो प्रत्येक संस्कृति की आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। बहुत सही है। इसकी व्याख्या हम इस प्रकार से करेंगे कि यद्यपि आप जैसा कि देख रहे हैं कि भारत में ही हो चाहे किसी भी राष्ट्र में ले लीजिएगा, उसमें बाह्य रूप से आप देखिएगा यहाँ पर भी अपने देश में ही विभिन्न धर्म के लोग हैं, विभिन्न संप्रदाय के, विभिन्न भाषा भाषी हैं और विभिन्न राज्यों से हैं, लेकिन सबसे पहले हम भारतवासी हैं और गर्व से कहते हैं कि हम भारतवासी हैं। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का क्यों ना हो, लेकिन सभी कहते हैं कि हम भारतीय हैं। और इसी प्रकार से देखने में तो सभी बाहर अलग अलग हैं। कोई टोपी पैजामा कुर्ता पहनता है, तो कोई धोती और कुर्ता पहनता है, कोई पैंट शर्ट पहनता है। तो सभी पहनावा रूप में, बाह्य रूप से सभी अलग अलग हैं, लेकिन आंतरिक रूप से सभी आनंद की दृष्टि से सभी में एक सूत्रता है, अर्थात एक ही अब देखिए एक ही संविधान को मान रहे हैं, एक जैसा सभी के लिए कानून बना हुआ है, एक जैसे ही सभी के लिए अस्पताल भी खोले गए हैं। ऐसा नहीं कि इस अस्पताल के अंदर एक ही संप्रदाय के लोग आएंगे, उसमें दूसरे संप्रदाय के लोगों का इलाज नहीं होगा। सभी में एक सूत्रता लाने के लिए यह बताया गया कि सभी में अब आप संस्कृति में, मैंने संस्कृति के अंतर्गत कला, साहित्य, संगीत और आमोद प्रमोद और उसके सभी पर्व जो भी आप ये देख रहे हैं, सभी ये संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। और ये सांस्कृतिक सभी हम आप राष्ट्र में निवास करने वाले लोगों के आनंद के लिए हैं, वास्तव में उनमें खुशहाली लाने के लिए हैं, उसमें आपसी समरसता बनाए रखने के लिए है, उसमें राष्ट्र की एकता और सभी नागरिक एक हैं, इस एकता के सूत्र में पिरोने के लिए बनाए गए हैं। और जो वास्तव में जो सहृदय व्यक्ति होता है, सरल हृदय वाला, या आप ये कह दें कि वास्तव में जो विद्वान व्यक्ति है, जिसका वास्तव में अपने देश के प्रति प्रेम है, उसके लिए सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग एक हैं। हम सबसे पहले सभी भारतीय हैं और सभी के प्रति, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी के प्रति हमारा समान व्यवहार करने का पक्ष स्वीकार करना चाहिए। और वो प्रत्येक संस्कृति के, अब देखिए जो सरल व्यक्ति होता है वो जैसे कहा गया है, उदार चरिता नान्तु वसुधैव कुटुम्बकम, अर्थात सज्जन पुरुष जो होते हैं, जिनका हृदय बहुत ही विशाल है, उनके लिए संपूर्ण पृथ्वी पर निवास करने वाले प्राणी
वो चाहे मानव हो, चाहे अन्य हो, सभी उनके परिवार के होते हैं और सभी को एक जैसा माना है। और यहाँ तक कि हमारी संस्कृति भी ये कहती है, जैसा कि आपने सुना होगा कि यह पश्यति स पंडिता सर्व मतलब जो अपनी आत्मा के समान सभी प्राणियों में दर्शन करता है, वही सबसे श्रेष्ठ विद्वान और वही वास्तव में अच्छा जानकार और योग्य व्यक्ति होता है, वही पंडित है। तो इसलिए हम व्याख्या के दौरान स्पष्ट कर दिए कि प्रत्येक संस्कृति के जो भी ये संस्कृति है, उन संस्कृति में चाहे हमारा जो भी साहित्य हो, चाहे जो भी कला हो, चाहे जो भी नृत्य हो, ये गीत है, सभी आमोद प्रमोद उपभोग की सारी वस्तुएं, ये सभी आपके आनंद प्रदान करने के लिए है। और इन सबको हमें अपने आनंद की दृष्टि से उसका हमें प्राप्त करने, आनंद प्राप्त करने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए उसे संतुष्ट होना चाहिए, उसे आनंदित होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। और जो व्यक्ति अलग अलग मानते हैं कि नहीं, ये संगीत केवल उनके लिए है, यह किताब केवल हमारे लिए है, ये भाषा केवल हमारे द्वारा बोली जानी चाहिए, कोई इस भाषा को नहीं प्रयोग करेगा, और इस ये क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद जो ये फैलाया जा रहा है, ये कहीं न कहीं स्वस्थ राष्ट्र की निशानी, पहचान नहीं है। और इसलिए बहुत सुंदर इसमें आपके लिए पाठ दिया गया और ये व्याख्या की गई है। अब अगला आप देखिएगा। तीसरा प्रश्न है, सहृदय व्यक्ति किसे स्वीकार करके प्रसन्नचित होता है? बहुत सरल है। अभी जो व्याख्या की गई है उसी के अंदर ये है कि जो सरल हृदय के व्यक्ति से, जो व्यक्ति सरल हृदय का होता है, वो प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। यही इसका उत्तर हुआ। देखिए, ये दिया गया, सरल हृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद के पक्ष को स्वीकार करता है और उससे प्रसन्नचित होता है। ये आपका इसका उत्तर हुआ। अंतिम प्रश्न इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को किन किन रूपों में प्रकट करते हैं? तो राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को कैसे प्रकट करते हैं? आप पहली लाइन आप देख रहे हैं, साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद, अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। यही इसका उत्तर हुआ और आपके उत्तर भी हमने यहीं पर उल्लिखित नीचे वर्णित किया है। देखिएगा, राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को साहित्य, कला, नृत्य, संगीत, आमोद प्रमोद आदि अनेक रूपों में प्रकट करते हैं। यह इसका उत्तर हुआ। तो इस प्रकार इस गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं और ये इसके बाद अगले अनुच्छेद, अब आप इसके पूरे हुए, ये पूरे पाठ से आपका समाप्त हुआ और पाठ पर आधारित जितने भी अनुच्छेद दिए गए, उन प्रश्नों के उत्तर भी आपको बताए गए। और मैं सभी विद्यार्थियों से ये अपेक्षा करता हूँ कि आज के पहले भी जितने भी पाठ हमने पढ़ाए हैं, उन सभी पाठों को, और चाहे वो हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास हो, चाहे राष्ट्र का स्वरूप हो, चाहे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय हो, या उनकी भाषा शैली हो, या डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाएं हों, या अगले आने इसके पहले भी हमने आपको हिंदी का जो खंडखा है, जिसमें संस्कृत दिग्दर्शिका है, जिससे पहला पाठ हमने आपको भोजः से औदार्यम पढ़ाया, और भोजः से औदार्यम पाठ पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और उनकी शुक्तिपरक वाक्य, इनकी हमने व्याख्या भी की, हिंदी में अनुवाद भी किया। इसी प्रकार दूसरा पाठ संस्कृत भाषा महत्तम पाठ भी हमने पढ़ाया आपको। उस पाठ पर आधारित प्रश्न और पाठ पर आधारित शुक्तियाँ, उनकी व्याख्या भी की। और मेरा विश्वास है कि इन सभी पाठों को बार बार आप पढ़ते रहें, इसका रिवीजन करते रहें, जिससे कि आप को पेपर हल करने में आसानी हो और इससे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ये हमारा YouTube चैनल और इस पे इसको सब्सक्राइब करें और इससे जुड़ें, अपने साथियों को भी प्रेरित करें कि इससे जॉइंट हो। और YouTube में जा कर के हमारा डी लाल संस्कृत हिंदी क्लासेस या डी लाल हिंदी करके भी आप डाल दीजिए, या GRV हिंदी करके भी आप सर्च कर लेंगे तो भी आपका मिल जाएगा और उसमें सारी वीडियोज पड़ी हुई हैं। आपको सभी क्लासेज में, चाहे 12A1 हो, चाहे A2, चाहे A3 हो, सभी में हम निरंतर आपको ये PDF के माध्यम से
सभी को भेज रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं आरोग्य सेतु ऐप। ये आरोग्य सेतु ऐप आज जो भारत में वैश्विक महामारी फैली हुई है, इस वैश्विक महामारी से बचने के लिए ये आपको जागृत करता है और आपको सचेत करता है। इसलिए इसको डाउनलोड करें और सभी को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें। इसके बाद आप देखिए ये आपको व्हाट्सएप दिया गया है और व्हाट्सएप से आप जुड़ें और अपने साथियों को भी इससे जोड़ने का प्रयास करें। व्हाट्सएप में भी लिंक दी गई है और इसमें हमारी जो जितने भी पाठ पढ़ाए जाते हैं उन सभी की पीडीएफ और पाठ पर आधार वीडियोज भेजी जा रही हैं। इनको मिले, पढ़ें, निरंतर आगे बढ़ें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। इससे निरंतर अभ्यास करते रहें।